those who are appearing in CAPFAC 2025 उनके लिए ये जरूरी है कि आपको जानना चाहिए ऐसे क्या होता है, रिपोर्ट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, प्रेसी क्या है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है। बहुत सारी चीजों के बारे में रेगुलर बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आगे चलता रहेगा। इस वीडियो में जो है वो ऐसे के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वन सैंपल सॉल्यूशन आपको इसमें दूंगा। आपको इंट्रोडक्शन किस ढंग से लिखना है, आपको कंक्लूजन किस ढंग से लिखना है और एक सैंपल सॉल्यूशन। तो ये इसमें जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा और हिंदी वाले के लिए नेक्स्ट वीक उसमें हिंदी वाले के लिए भी आपको एज ए विद सैंपल प्रोवाइड करेंगे। पहले भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है और चीजों को करते रहेंगे धीरे धीरे जितना हो सकता है। तो इसमें आपको देखना है, फिर हम रिपोर्ट आर्गुमेंट ये सब के भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करेंगे। यूपीएससी आप असिस्टेंट कमांडेंट देखो तो दो पेपर हैं, आप जैसा कि जानते हो, पेपर वन प्लस पेपर टू। पेपर वन जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस ढंग से लिखना है, कैसे सोल्व करना है, ये इशू नहीं है। वहाँ वहाँ कंसेप्ट जानना है कि यस हम ये पर्टिकुलर पॉइंट जानते हैं या नहीं जानते। वहाँ आपके पास एडवांटेज एक है कि यदि आपने सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि सही आपने टिक कर दिया, तो आपके फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा मिस किया, एक पॉइंट मिस किया, तो आपको वो निगेटिव पेनाल्टी भी मिलेगा। लेकिन जो पेपर टू उसमें आपके पेनाल्टी एक्सेप्शनल केस में कुछ कैंडिडेट को ही मिलते हैं, एक आध ऐसे हर बार एक दो तीन कैंडिडेट्स होते हैं, कारण कि वो कुछ एक्स्ट्रा मिस्टेक्स कर देते हैं, जो चीजें नहीं कही गई है उसको आप जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो नहीं करते हो, तो ऐसे सिचुएशन होते हैं। तो जो ऐसे है, आप जान रहे हो कि ऐसे जो एक यूपीएससी आपका ऐसे के संबंध में क्या कहता है इन नॉर्मल, व्हाट यूपीएससी सेज अबाउट ऐसे। कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। 2012 तक देखोगे, 2012 तक असिस्टेंट कमांडेंट में 1 ऐसे लिखने के लिए बोला जाता था, तो वो 800 वर्ड्स के। उसके पहले भी देखा जाए तो 1 ऐसे ही था, लेकिन वो 600 वर्ड्स के थे। 2012 तक आपके 1 ऐसे 800 वर्ड्स, लेकिन 2013 से आपके 4 ऐसे लिखने के लिए 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें 4 लिखना है। तो कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज मल्टीपल टॉपिक्स। They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. अब इसका मतलब क्या है? आपसे आशा की जाती है कि कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट। क्लोजली का मतलब है कि आप टॉपिक के क्लोज में रहो। आप ऐसा नहीं है कि डेविएट कर जाओगे बहुत ज्यादा। 100% एग्जैक्ट तो आप नहीं हो सकते हो ना। हमने अभी आपको बताया कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें इधर 100% होते हो या 0 होते हो। इधर आपको अटेम्प्ट करते हो, सही है तो 2 मार्क्स फुल मिल जाएगा, और वो गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग मिलेगा, 0 भी नहीं, निगेटिव। लेकिन पेपर टू में क्या है, यदि आपका 20 मार्क्स का ऐसे है, आप जितना क्लोज रहोगे, जितना कंसाइज रहोगे, जितना ऑर्डरली फैशन में लिखोगे, उतना बेटर मार्क्स। किसी को 16 भी मिल सकता है, किसी को 1 नंबर भी मिल सकता है, किसी को 0 मिल सकता है, किसी को 2, 5, 8, डिपेंडिंग ऑन। तो इसमें वेरिएबल है। 300 वर्ड्स में ही कोई इतने अच्छे ऐसे लिखे कि 16 मार्क्स मिल सकता है, किसी को 2 मार्क्स भी मुश्किल से मिलता है, ऐसे होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के क्लोज में रहना है, यानी कि पेपर को, टॉपिक को समझना है, उसके बाद आपको लिखना है, और वो एक अरेंज ऑर्डर में होना चाहिए। किसी भी चीज को ऑर्डरली वे में लिखने का अपना एडवांटेज है। एंड राइट कंसाइजली, कंसाइजली जो जरूरत है उसी चीज को लिखो। गार्बेज एक्स्ट्रा बीटिंग द बुश नहीं करना है। आपको जो कहा जाए उसको ही लिखो। आज 300 वर्ड्स के जस्ट ऐसे हैं। गोन आर द डेज ना कि जब 800 के थे। अभी जैसे सिविल सर्विसेज में आपको 100, ये 1000 to 1200 वर्ड्स के होते हैं। 1000 to 1200 में आप थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर चीजों को कर सकते हो, लेकिन 300 वर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा डेविएशन का चांस। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अब ये देखो, ऐसे देखा जाए तो फेक टर्म है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो हो ही नहीं सकता ना, एग्जैक्ट। लेकिन ये मानो कि इफेक्टिव होना चाहिए, और
जितना, कहने का मतलब है क्लोज जितना हो सकते हो वो करना है। जो आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस which are to be answered in long narrative form either in हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर टू हैं। उस 200 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स के ऐसे हैं। 80 मार्क्स के ऐसे में आपको 4 ऐसे लिखना है, 20-20 ईच। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यानी ये कह सकते हो कि फिलोसफिकल टाइप के चीजें आप एनालाइज कर। अब 6 टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं, तो देखो चेंजेस भी होते हैं। जैसे 2024 में कुछ टॉपिक्स चेंज किए, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे भी क्वेश्चन पूछा। जो ट्रेडिशनली पेपर 1 में जो चीज पूछे जा रहे थे, इस बार पेपर 2 में उनको किया गया। तो आप कभी भी सर्टेन नहीं रह सकते हो कि यही आएगा, लेकिन हाँ मेजरली हम चीजों को जब समझते हैं, जब हम चीजों को अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है, तो बेटर तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बेसिक्स आपको जानने की जरूरत है। बेसिक्स इसमें कुछ चीजें हैं, आपको जितना आप टॉपिक को समझोगे, जितना आप क्लोज रहोगे, जितने चीजों को प्रेजेंट करोगे। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे का मतलब ये नहीं है कि एकदम डेटा आपको एग्जैक्ट चाहिए। आज मैं देखो, अलग अलग ऐसे में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आज एक जो मैंने ऐसे लिया है, उसमें मैं डेटा का यूज न करके आपको एक स्टैंडर्ड ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं और कहता हूं, और अभी भी कर रहा हूं, कि कोई भी ऐसे परफेक्ट नहीं होता है। मैं जो ऐसे आपको एक सैंपल के तौर पे आपको बताऊंगा, उससे आप फार बेटर लिख सकते हो, और बहुत सारे कैंडिडेट्स लिखते हैं। आप ये सोचो कि मैं एक जनरलाइज में दे रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। सिंपल वे में चीजों को आराम से समझ के आप लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपके एक ऐसे ही मायने नहीं रखते, आपके पास मल्टीपल वर्क है। 3 आवर्स में 4 ऐसे, 2 आर्गुमेंट्स, 2 रिपोर्ट्स, 1 प्रेसी, 1 आरसी, सम ग्रामर, और एक एग्जाम का प्रेशर, प्लस आपके स्पेस कॉन्स्टेंट भी होते हैं। टाइम कॉन्स्टेंट तो हमने देखा कि 3 आवर्स है, यानी 180 मिनट्स में 200 मार्क्स के चीजों को आपको कवर करना। पेजेस आपके भी कॉन्स्टेंट होते हैं। एवरी एसे पर 3 पेजेस, एवरी आर्गुमेंट पे 3 पेजेस, एवरी रिपोर्ट पे 2 पेजेस, और जो आपका प्रेसी है उसके लिए बॉक्स फॉर्मेट, रीडिंग कंप्रिहेंशन के लिए एवरी क्वेश्चन के लिए डिपेंडिंग ऑन, किसी में हाफ पेज, किसी में 3/4 पेज, आपको किसी में 1/3 पेज दिया हुआ रहता है, उसमें आपको लिखना है। ग्रामर के लिए ये स्पेशल। तो आपको विद इन टाइम, इसका मतलब है कि यदि हम मार्क्स के आधार पर करें डिवाइड, यानी 200 मार्क्स 180 मिनट्स, इसका मतलब है कि 1 ऐसे में आपको 18 मिनट्स पढ़ रहे हैं। 18 मिनट्स ऑन एन एवरेज। हो सकता है आप 20 मिनट्स लो, और कोई हो सकता है किसी में 15 मिनट्स में आप कर लो, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 18 मिनट्स मिलते हैं। उस 18 मिनट्स में पहले आपको टॉपिक को समझना है। एक तो 6 ऐसे है, तो उसमें से आपको चूज करना है, इधर कि हम 4 ये चूज कर लें या 2 एलिमिनेट कर लो। कभी कभी आपको कुछ टॉपिक आसान मिल जाते हैं तो आपको इजीली सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन कभी कभी टफ पड़ते हैं, तो आप जो टफेस्ट है उसको आप एलिमिनेट कर दो। जो जिसमें आपको 2 नहीं आता है, ये तो या तो उसको एलिमिनेट कर लो, उसको हटा दो, या जो 4 आपको लगते हैं इस पर हम लिख सकते हैं उसको लिखो। तो टॉपिक सिलेक्शन में आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, मुश्किल से 2 मिनट में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा या एलिमिनेट कर लेना होगा। तो 2 मिनट यानी कि आपको उसमें काम में लगाना है। प्लस हर टॉपिक पे कम से कम 3 मिनट का टाइम दो। 3 मिनट्स का टाइम आपको देना है कि हम उसको टॉपिक में क्या डायमेंशन, क्वेश्चन का पहले डिमांड क्या है और क्या डायमेंशन हमको कवर करना है, ये 3 मिनट में करना होगा।
अभी आपको लगेगा 3 मिनट में कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर बेसिस पे लिखने लगोगे, तो डेफिनेटली होगा। आई नो सो मेनी कैंडिडेट्स जिन्होंने ऐसा किया है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100+ लाया है। और जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने मल्टीपल टाइम एग्जाम दिया, मल्टीपल टाइम 100+ लाए। तो एक टाइम था जब 2012, 13, 14, 15, ये सब में 100+ लाना बहुत मुश्किल था पेपर 2 में। लेकिन इधर 22, ये 2020, 21, 22, 23, ये सब अभी देखोगे तो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो है 100+ आए हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि 100+ हमको 100+ आने के लिए आपको टॉपिक को प्रॉपर समझना पड़ेगा, टॉपिक को डिमांड समझना पड़ेगा कि क्या टॉपिक का डिमांड है और क्या क्या डायमेंशन हम कवर कर सकते हैं। किसी भी ऐसे में 3 to 4 आइडियाज आपको चाहिए, 3 to 4 आइडियाज। अलग अलग ऐसे में अलग अलग चीजें टाइप का हम ये करेंगे। आज हम एक ऐसे जो लिए हैं उसमें हम सिंपल चीजों को प्रेजेंट करेंगे जो 24 में आया हुआ है। तो एक कंपोनेंट के चार, एक जो ऐसे होते हैं अच्छे ऐसे, उसके 4 कंपोनेंट, लेकिन 4 कंपोनेंट में पहला आपको दिया हुआ है, पहला आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो 4 कंपोनेंट्स ऐसे के होते हैं: हेडिंग, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। आपको इन्हीं तीनों पे वर्क करना है, ये तो दिया हुआ है, इसको आपको इसमें क्या करना है, इसको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हेडिंग, गिवन हेडिंग। हम चाइल्डहुड में, बचपन में, 10th तक ऐसे लिखते थे, तो क्या ऐसे रहता था? महात्मा गांधी। और मोस्ट फेवरेट काउ, या इंडिपेंडेंस, इंडिया, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या इंडिपेंडेंट इंडिया, या जो है विमेन एम्पावरमेंट। तो जो पहले के टॉपिक होते थे सिंपल सीधा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आपने रट्टा लगा लिया और उस पर लिख दिया। लेकिन आज जो यूपीएससी का जब ऐसे लिखते हो, तो इंडिया के बेस्ट ब्रेन आपके साथ फाइट कर रहे हैं। यहाँ जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो कंपेरेटिव परफॉर्मेंस भी होता है। सपोज करो कि आपसे पहले किसी का कॉपी आया, लेट अस टेक, कोई एग्जामिनर एक दिन में 10 कॉपी चेक कर रहे हैं। आपका कॉपी आने से पहले एक कॉपी ऐसा आया, एक्सेलेंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट ने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया और आपसे बहुत अच्छा लिखा। सपोज करो कि उनको एक जो ऐसे था, ऑन एन एवरेज उन्हें 30 मार्क्स दिए गए। अब उसके बाद आपका आया, आपका ऐसे भी ठीक था, लेकिन उस पर्सन के कंपैरिजन में आपका ऐसे लेवल का नहीं था। तो आपको एक्चुअली जो मिलना था, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 9 मार्क्स मिलना चाहिए, वो 7 मार्क्स मिल गया। अब इसको उल्टा लो, कि आपसे पहले किसी कैंडिडेट का कॉपी आपसे खराब था, उसको उन्होंने कुछ मार्क्स दिए, फिर आपका आया, आपका उनके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर लगा। ये थोड़े से होते हैं, ये मैं कह रहा हूं, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, और कुछ कैंडिडेट्स के। प्लस एक और चीज होती है कि आपका हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर उस ढंग का एक एक करली कर्सिव राइटिंग, या फिर एकदम जैसे लगे हमारा संविधान देखोगे कि जैसे पेन से लिखा गया, वो उस ढंग का नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो कि पढ़ा जा सके। मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें एग्जैक्ट आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। एग्जैक्ट मार्क्स का मतलब है कि सेम स्टैंडर्ड के ऐसे में किसी को 10 मार्क्स मिल सकते हैं, सेम स्टैंडर्ड के ऐसे में किसी को 8 मार्क्स मिल सकते हैं। वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है, और मूड टू मूड डिपेंड करता है, कॉपी टू कॉपी डिपेंड करता है। सेम स्टैंडर्ड का कॉपी किसी का लिखा हुआ है, किसी का अच्छा है, रीडेबल है, प्रॉपर है, लेजिबल है, उसको थोड़ा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। और जिसका रीडेबल नहीं है, प्रॉपर तरीका से लेजिबल नहीं है, उसको आपका 1 नंबर कम मिल सकता है। और ऐसे हो सकता है पूरे कॉपी में आपका 10 नंबर प्रभावित हो जाए। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो हैंडराइटिंग हो वो एटलीस्ट पढ़ा जाने लायक हो। एग्जामिनर को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके पर्सनल इशू से कोई उनको वास्ता नहीं है। एग्जामिनर आपको नहीं जानते हैं, आप एग्जामिनर से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे आपकी कॉपी उनसे बात कर रही है। योर राइटिंग, योर कंटेंट,
is talking to examiner. If your content is in a condition that examiner is ready to read, then you are getting marks. I have seen my own copy. Sometimes that happens in spite of writing good. Sometimes examiner is not ready to. मैं यूपीएससी पर तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्टेट कमीशन में मैंने देखा है कि बहुत बार बहुत अच्छा लिखने पर भी कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने मार्क्स नहीं दिए हैं। और कभी आपको जिस क्वेश्चन में लगता है, क्योंकि ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे मैं स्पेसिफिक बिहार सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में देख रहा हूँ, तो आज के डेट में वो कॉपी रिटर्न कर देते हैं, या पहले भी था कि आप आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवा सकते थे, यूपीएससी ऐसा नहीं करती है। तो मैंने देखे हैं कुछ क्वेश्चन में जिसमें बहुत अच्छे कमांड थे, उसमें उन्होंने बहुत खराब मार्क्स दिया, और जिसमें लगता था अच्छा चलो ठीक है नहीं आता फिर भी थोड़ा गोला दे दो, उसमें भी मार्क्स। लेकिन यूपीएससी एग्जैक्ट किस ढंग से प्रॉपर मार्किंग करती है वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। आप ऑन एन एवरेज तो कर सकते हो, जैसे देखो जो भी मैं कैंडिडेट्स को मार्क्स देता हूँ, तो एक स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो लगता है कि हाँ इस स्टैंडर्ड में वो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं, और उनको मैं मार्क्स दे रहा हूँ जो भी टेस्ट लिखते हैं। अब मैं जो मार्क्स दे रहा हूँ ऑन एन एवरेज मैं देखता हूँ कि यस, मैंने सपोज किसी कैंडिडेट को इतने मार्क्स दिया और यूपीएससी ने क्या दिया, और ये ग्रेजुअली जो कंटिन्यूअस मल्टीपल ईयर्स से मैं देख रहा हूँ, तो उसके आधार पे मैं चीजों को थोड़े क्लोज में आ रहा हूँ कि हाँ इतने मार्क्स हम दे रहे हैं, और मोर और लेस कैंडिडेट्स को उतना मार्क्स मिल रहा है। कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, किसी का पॉजिटिव किसी का निगेटिव। जैसे मेरे ही एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 49 मार्क्स ले आए पेपर 2 में। कुछ ऐसे हैं कि नेक्स्ट ईयर रिकवर कर गए, कुछ ऐसे हैं कि जिनके लास्ट अटेम्प्ट बच रहे थे वो रिकवर नहीं कर पाए। तो आप ध्यान रखो कि आपका जो भी ऐसे हो वो रीडेबल हो, चाहे कोई भी राइटिंग हो, आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, तो ये हम इसी के संबंध में देखेंगे। तो 4 पार्ट्स हैं आपके। एक हेडिंग है, आपका हेडिंग की आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको उसको समझना है, प्लस इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आपको जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो आप इधर देखो हर टॉपिक में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, और मोनोटोनस ना रखो कि एक ही टाइप के कि हमेशा हर ऐसे को आप कोटेशन से ही स्टार्ट करो, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो किसी को आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी को एनेक्डोट से, किसी को स्मॉल स्टोरी से, किसी को कोई न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है उससे, या किसी को आप कोई डेटा से कर सकते हो, और किसी को क्वेश्चन से आप कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे इंट्रोडक्शन का मतलब है यू हैव टू ओपन द टॉपिक। मेन बॉडी में उसको एक्सप्लेन करना है, कंक्लूजन में एक तरह से आइदर वे फॉरवर्ड दो, या आप उनको जो एक तरह से समरी के फॉर्म में, लेकिन जो इंट्रो में है वो कंक्लूजन में नहीं, कंक्लूजन में एक तरह से क्लोज कर रहे हो आपकी यस नाउ वट एवर आई वॉज राइटिंग, वट एवर आई वॉज प्रेजेंटिंग, नाउ आई एम क्लोजिंग, और वे फॉरवर्ड रहना चाहिए। कोई भी जो इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है, वो उसको बैलेंस रखना है। इंट्रोडक्शन में जनरली आपको 10 to 20% वर्ड्स को डिवोट करना है, कंक्लूजन में 10 to 20% डिवोट करना है, और जो मेन बॉडी है यानी 60 से 80%। ठीक है, तो 10 to 20% आपका इंट्रो, 10 to 20% आपका कंक्लूजन, और 60 to 80% जो है आपके मेन बॉडी में वर्ड्स आएंगे। क्योंकि आपका 300 वर्ड्स का ऐसे है, तो आप एक तो इंट्रो आपका एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ कंक्लूजन हो गया, रिमेनिंग जो बचा तो इधर 3 या 4, उससे ज्यादा ना लिखो। क्योंकि अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप 10 पैराग्राफ लिख दोगे, 10 पैराग्राफ लिख दोगे तो आपके क्या है वर्ड्स हर पैराग्राफ में 30, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आइडियली 5 to 6 पैराग्राफ में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो भी जैसे इंट्रोडक्शन है, कुछ कोटेशन वगैरह आपको हर थीम से संबंधित एक दो पता होना चाहिए, लेकिन एक ही टाइप का ऐसे ना करो। जो ये मैंने इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की है उसमें न मैंने डेटा कोशिश की है देने की, और न कोटेशन, सिंपल। आगे जब हम और सैंपल्स देंगे तो उसमें आपको रहेगा।
फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, इट्स थीम एंड रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम आपका, एज सुन एज आप लिखना स्टार्ट करते हो, जब आपने टॉपिक चुन लिया कि हमको इन 4 पे लिखना है, तो अब आपको टॉपिक को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, और उसके बाद उसके थीम और रिक्वायरमेंट को जानने की कोशिश करना है कि ये कौन सा थीम पे बेस है, इसका कोर इशू क्या है, और इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या लिखवाना चाहता है। तो ये समझने की कोशिश करोगे। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू राइट, बेटर कंडीशन में आप होगे। जब आप लिखोगे, जब आपको फीडबैक मिलेगा, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके उन चीजों को समझोगे। तो इंट्रोडक्शन, तो स्टार्ट इंट्रोडक्शन कर सकते हो कोट से, कोई नैरेटिव है, न्यूज़पेपर कटिंग है, और डेफिनीशन, और डेटा, और क्वेश्चन। तो किसी भी ऐसे को कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई नैरेटिव से स्टार्ट कर सकते हो, कोई न्यूज़पेपर कटिंग से, डेफिनीशन से, डेटा से, और किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन डायरेक्ट उस ढंग से नहीं, मतलब ठीक है, हम आगे कुछ ऐसे करेंगे, इसमें सारी चीजें कवर हो जाए, तो आप किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हो। मेन बॉडी में आपको डेवलप आइडिया करना है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि 3 से 4 जो है, 3 to 4 आपको पैराग्राफ इसमें लिखना है। 3 to 4 पैराग्राफ, 3 to 4 पैराग्राफ, इसका मतलब है कि 3 to 4 आइडियाज आप उसमें दे सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ठीक है डिस्टिंक्ट तरीके से आइडियाज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है उसमें, और उस आइडिया को आप बैकअप करना चाहो तो कर सकते हो। कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या है, समराइज द टॉपिक विद पॉजिटिव नोट्स। जहां तक पॉसिबल हो वो पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाहिए, या आप वे फॉरवर्ड, देखो वे फॉरवर्ड टर्म नहीं लिखना है, न तो इंट्रोडक्शन टर्म लिखना है, न तो मेन बॉडी की, अब मेन बॉडी में लिख रहा हूं, मेन इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, मेन बॉडी लिख रहा हूं, और कंक्लूजन लिख रहा हूं। ये टर्म यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये टर्म को नहीं लिखना है कि नाउ इंट्रोडक्शन, जैसे ऐसे ये इंट्रोडक्शन और फिर लिखना नहीं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये टर्म नहीं लिखना है, आपका पता चलना चाहिए कि कहां से आप लिख रहे हैं। तो एक टॉपिक जो 24 में पूछा गया, उसमें था डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस है। देखो इसमें ध्यान रखो, ये ओपन टॉपिक है, इसमें इंडिया नहीं दिया हुआ है स्पेशल। मान के चलो कि इंडिया होता, इंडिया में नहीं है स्पेशल दिया हुआ है, यानी जनरल है, तो आप इसको इंडिया के टर्म में भी लिख सकते हो, या जनरलाइजेशन भी कर सकते हो। यू हैव चॉइस। एग्जामिनर आपको चॉइस दे रहा है कि आप इस ऐसे ओपन इंडेड टॉपिक होते हैं, ओपन इंडेड जनरली, कि आपके पास, देखो इवन दो इन्होंने कहा है कि आपको यू शुड रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टॉपिक गिवन, और ऑर्डरली वे में लिखना है, ऑर्डरली फैशन में लिखना है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे ओपन इंडेड टॉपिक है, तो आपके थोड़े बहुत डेविएशन के चांसेस होते हैं, थोड़े आप अपने साइड से चीजों को, पैरामीटर्स को कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन टोटली बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे एक जब क्वेश्चन होता है, नॉर्मली आप मेंस का क्वेश्चन देखो, तो उसमें क्या होता है कि आपके उसी डायमेंशन में आपको रहना है, एग्जैक्ट डायमेंशन में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको डेविएट कर सकते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी जो है, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। अब ये इंट्रोडक्शन देखो, ये इंट्रोडक्शन का मैंने 3 अलग अलग तरीके से लिखा। देखो ये 1 है, इंट्रोडक्शन ही है ये सारा। 2, ये 3, इसका मतलब 3, ऑल 3 नहीं लिखोगे, कोई एक लिखोगे, कोई भी आप चाहो तो एक लिख सकते हो, या तो ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो। अब पहला जैसे है, estimation is that India's digital economy stood at 11.74% of the national income in 22-23 and is likely to rise to 13.42% by 24-25. In absolute numbers, the digital economy in 22-23 was equivalent to INR 28.94 lakh crore, means USD 368 billion in GVA, and INR
31.64 लाख करोड़ USD, 402 बिलियन इन GDP। तो ये देखो एक डेटा के फॉर्म में हुआ। अब ये कहां से लिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, अब ये आपको नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, ये रिफरेंसिंग के लिए जस्ट। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 22-23 में, 22-23 जो है वो आपका बीत चुका है, लेकिन 24-25 अभी हम जिस समय बात कर रहे हैं तो अभी वो चल रहा है। तो 22-23 में यानी कि जो हमारी टोटल इकोनॉमी है, यानी कि नेशनल इनकम है, उसका 11.74% जो है डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये 13.42% जो है वो 24-25 में हो जाएगा। एब्सोल्यूट नंबर में भी दिया हुआ है। तो अब ये क्या है? लेकिन टॉपिक ये आपको क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो इंट्रोडक्शन में चैलेंजेस भी आने चाहिए। एट द सेम टाइम द इंटरनेट टेलीडेंसिटी इन रूरल एरिया इज लेस देन हाफ of that in the urban area. In terms of the digital literacy, 37.1% of urban population are able to use internet as compared to only 13% in the rural areas. Cyber frauds is increasing day by day and thus demotivates many. तो ये एक जो है इसमें से एक सिंपल आपने लिखा। अब दूसरा टाइप का इंट्रोडक्शन जैसे ये कर सकते हो। India's digital economy is a key driver of both economic growth and employment, with an increasing role in empowering women in the workforce and creating new opportunities across various sectors. The rapid expansion of digital platforms signals an ongoing transformation that is set to shape the future of work in India. At the same time, we have inadequate digital infrastructure, poor internet connectivity in rural areas, low digital literacy concerns over data privacy, cybersecurity threats, skill gaps, uneven access to technology, and the need for robust tech policy frameworks to govern the digital space. ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। देखो इसमें कोई डेटा आपने नहीं दिया, बस कंसेप्ट। तीसरा आप ये कर सकते हो। The digital economy has emerged as a transformative force, reshaping industries, societies, and the global landscape. It presents a plethora of opportunity while simultaneously posing unique challenges. This exploration delves into multifaceted aspects of the digital economy, examining its potential benefit and the hurdles that must be navigated for sustainable growth and inclusive development. तो आप तीन इसी टाइप का आप अदर भी आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई और चीजों से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी यूनिक नहीं होता है। जब द मोर यू राइट बेटर, मोर कंफर्टेबल यू आर। जब आप लिखने लगोगे रेगुलर बेसिस पे, जब लिखोगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेगी, चीजें आपको बहुत चैलेंजिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये है। अब इसमें से देखो हम जो सैंपल एक सॉल्यूशन है वो बाद में प्रेजेंट करेंगे। कंक्लूजन वाला पार्ट जैसे देखो, तो कंक्लूजन में भी जैसे देखो 1 कंक्लूजन, ये 2 कंक्लूजन, 3 और ये 4। आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी लिख। अब जैसे देखो यदि ये पहला कंक्लूजन, while the digital economy presents vast opportunities for innovation, economic growth and accessibility, it also poses significant challenges related to digital divide, privacy concerns, job security, and the need for robust regulations to ensure equitable access and responsible for use of technology. Therefore, navigating this complex landscape requires a strategic approach to harness the benefit while mitigating potential risks, focusing on bridging the digital gap and prioritizing ethical practices in development and implementation. तो क्या है, आपने पॉजिटिव नोट पे चीजों। दूसरा है ये देखो, सब एक सेम साइज का नहीं है, सब अलग अलग थोड़ा है। नेक्स्ट जैसे ये कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो। डिजिटल इकोनॉमी प्रेजेंट्स ए पैराडिग्म शिफ्ट विद इमेंस पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेस बाय एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, एड्रेसिंग चैलेंजेस प्रोएक्टिवली एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी, वी कैन हार्नेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ दिस न्यू इरा टू क्रिएट ए मोर प्रोस्पेरस एंड इक्विटेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है तीसरा, the digital economy is a double-edged sword. While it offers unprecedented opportunities for economic growth and social progress,
It also raises concern about inequality, privacy, and the erosion of traditional values. Navigating this complex landscape requires a nuanced approach that balances innovation with ethical considerations and safeguards the well-being of individuals and society. Next, fourth एक है, digital economy is not a predetermined destiny, but a path we collectively shape. Governments, businesses, and individuals must collaborate to create a digital ecosystem that is inclusive, sustainable, and beneficial for all. By fostering digital literacy, promoting responsible innovation, and ensuring equitable access to technology, we can unlock the full potential of the digital economy and build a brighter future for generations to come. तो आप कोई भी इस टाइप के किसी को भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदी माध्यम वाला नेक्स्ट वीक जो है हिंदी माध्यम वाला भी हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आप इंट्रोडक्शन यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने कंक्लूजन, आप जो भी चाहो उस टाइप का लिख सकते हो। अब हम देखते हैं जो ऐसे सैंपल है, ठीक है। तो देखो हमने आपको बोला था कि 5 to 6 पैराग्राफ आपको रखना चाहिए। अब देखो यहाँ बेटर है ना कि यहाँ कोशिश करो कि 6 पैराग्राफ लिखो। क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या है, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो एक इंट्रो, एक कंक्लूजन, तो इंट्रो एक, कंक्लूजन एक हो गया। तो 2 पैराग्राफ, 2 आप अपॉर्चुनिटी में लिख दो और 2 आप चैलेंजेस में लिख दो, और तो 6 हो जाएंगे। तो देखो 3 3 6 जो पैराग्राफ है उसमें हमने इनको कवर किया है। तो इंट्रोडक्शन यदि देखो तो डिजिटल इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट in how economic activities are conducted, driven by advancements in technology and the increasing integration of digital tools across various sectors. It encompasses a wide range of activities, including e-commerce, digital marketing, online banking, and the use of big data analytics. It has provided so many opportunities, but not without challenges. तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देखो इंट्रो हो, मेन बॉडी हो, कंक्लूजन, तीनों में आपका टॉपिक एड्रेस होना चाहिए। टॉपिक क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। तो इंट्रो में भी अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों चीज आना चाहिए, मेन बॉडी में भी मेन बॉडी में भी अपॉर्चुनिटी और चैलेंज आना चाहिए, कंक्लूजन में भी अपॉर्चुनिटी और चैलेंज आना चाहिए। यदि ये तीनों पार्ट में आप टॉपिक को प्रॉपर एड्रेस करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई एम अगेन सेइंग, आप मेरे से बेटर लिख सकते हो, आप इस जो सैंपल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इससे आप बेटर लिख सकते हो। सब कैंडिडेट्स के अलग अलग अपने स्ट्रेंथ होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पेपर 1 में अच्छे नहीं मार्क्स आते हैं, पेपर 2 में एक्सेलेंट ले आते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आप जानते हो, मैं ऑलरेडी जानता हूं, मैंने कुछ को गाइड किया है जो 110 प्लस मार्क्स लाए हैं, 112, 13, 14, 15। कुछ कैंडिडेट्स हैं 120 प्लस मार्क्स लाए हैं। लेकिन मे भी आप मुझे बैठा दोगे 3 घंटे में, जब तो मेरे भी हो सकते हैं 100 नहीं आएंगे, दिस इज ट्रूथ। क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा प्रॉपर तरीका से, कैंडिडेट्स को गाइड करना एक दूसरी चीज हो जाता है और खुद से लिखना दूसरा चीज हो जाता है कि आप, अब मैं टेस्ट तो आपके तरीके से नहीं लिख रहा हूं ना, लेकिन जब आपको एग्जाम देना है तो आपको टाइम मैनेज करना। इसलिए कभी ये मत सोचो कि टीचर को बैठा देंगे तो टीचर को बहुत एक्सलेंट 150 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेन बॉडी में आप वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये हम दो देखो अपॉर्चुनिटी, हमने बोला ना कि इसमें चूंकि अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दो है, तो 6 में से एक इंट्रो, एक कंक्लूजन और 2 अपॉर्चुनिटी, 2 चैलेंज। तो ये अपॉर्चुनिटी वाला 2 है। One of the most significant opportunities presented by the digital economy is increased productivity. Businesses can leverage digital technologies to automate processes, streamline operations, and enhance efficiency. For instance, cloud computing allows organizations to reduce overhead costs by minimizing the need for physical infrastructure, while enabling scalable solutions to meet fluctuating demands. Additionally, the accessibility to vast amounts of data empowers companies to gain insights into customer behavior, tailor their offerings, and make data-driven decisions that enhance customer satisfaction. तो एक पैराग्राफ पर ये हो। दूसरा पैराग्राफ, moreover, the digital economy fosters global reach. With online platforms, even a small businesses can access international markets,
thus expanding their customer base beyond local boundaries. This democratization of commerce opens door for entrepreneurs and startups to innovate and compete on a larger scale. The rise of digital payment system has further facilitated cross-border transaction, making it easier for business to engage in global trade. तो ये दो हमने जो है इसको अपॉर्चुनिटी वाले में लिया। अब नेक्स्ट टू है हम चैलेंज कर लेंगे मेन बॉडी में ही। इसमें कह रहा है कि डिस्पाइट, अब देखो यहाँ आपने क्या है, अब ये नहीं लिख रहे हो कि चैलेंज, लेकिन अपॉर्चुनिटी न तो आपने शुरू में किया हेडिंग दिया, देखो हम हेडिंग नहीं दे रहे हैं, न तो इंट्रोडक्शन का हेडिंग दे रहे हैं। ऐसा है थोड़े है कि हमने इंट्रोडक्शन लिखा कि आप नाउ इंट्रोडक्शन आई एम राइटिंग, नो, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा, इसका कोई वो नहीं है। तो आप इंट्रोडक्शन टर्म नहीं लिखोगे, मेन बॉडी टर्म नहीं लिखोगे, अपॉर्चुनिटी लिख रहे हो ये टर्म नहीं लिखोगे। आप अपॉर्चुनिटी में लिख सकते हो कि दीज आर अपॉर्चुनिटी, लेकिन जनरली ना पैराग्राफ आपको इटसेल्फ डिफाइन करना चाहिए। अब देखो चूंकि हम अब इसके चैलेंजेस में आ रहे हैं, तो देखो डिस्पाइट टर्म जब यूज किए तो अब आ गया कि यस, पिछला से देखो लिंक हो रहा, डिस्पाइट इट्स न्यूमरस एडवांटेज, यानी कि हमने जो इसके पहले जो है एडवांटेज लिख रहे थे, तो कह रहा डिस्पाइट इट्स एडवांटेज न्यूमरस एडवांटेजेस द डिजिटल इकोनॉमी आल्सो प्रेजेंट्स सेवरल challenges. Cybersecurity is a paramount concern as business increasingly rely on digital platforms for operation. The rise in cyber threats poses risk not only to financial assets but also the customer trust. Companies must invest significantly in security measures to protect sensitive information from breaches. Another challenge is the digital divide. While many regions benefit from technological advancements, others lag due to inadequate infrastructure or lack of access to digital tools. This disparity can exacerbate existing inequalities and hinder economic growth in underdeveloped areas. वो कहते हैं ना कि इंडिया डेट इज भारत, तो इंडिया और भारत में एक तरह से इंडिया जो है वो अर्बन एरिया में जहां लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, फास्ट इंटरनेट है, एक रूरल एरिया में जहां इनकम लोगों के पास कम है, इस सर्किल में फंसे हुए हैं। Ensuring equitable access to technology is crucial for fostering inclusive growth within the digital economy. Further, as automation and artificial intelligence become more prevalent, there is growing concern about job displacement. अभी देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जॉब को किल कर रहा, while these technologies can enhance productivity, they may also lead to significant job losses in certain sectors. Policymakers must address this issue by promoting reskilling and upskilling initiatives to prepare the workforce for the changing job landscape. अब कंक्लूजन देखो, ये टर्म लिख सकते हो इन कंक्लूजन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में वैसा नहीं लिखोगे लेकिन आप कभी लिख सकते हो। वी कैन से, अभी हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, digital economy offers vast opportunity for innovation, efficiency, and global engagement. However, it also presents challenges that require careful consideration and proactive measures. By addressing cybersecurity concerns, bridging the digital divide, and preparing for workforce transitions, societies can harness uh, the full potential of the digital economy while ensuring that its benefits are widely shared. As we move forward into the increasingly digitized world, embracing both its opportunities and challenges will be essential for sustainable economic growth. चीजें जब डेवलपमेंट होती है, चीजें जब आगे बढ़ती है, तो अपने साथ चैलेंजेस लाती है। किसी भी एरिया में देखो आप, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे आपके पास सुविधाएं हो रही है, लेकिन उसके साथ यूनिक चैलेंजेस भी। जैसे एग्जांपल लो, आपने स्काई स्क्रैपर बना लिया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसमें बहुत सारी मॉडर्न अमेनिटी सारे लगा लिए, लेकिन यदि अर्थक्वेक आ गया, यदि कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में है उनको उतना आराम उस मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन उनके नुकसान भी नहीं है। आप जंगल में होते, प्रकृति में होते, तो चैलेंज है।
डेली जिस समय ह्यूमन बीइंग्स ने ऑर्गेनाइज्ड वे में जो परमानेंट रूप से सेटलमेंट नहीं किया था, नगरों में गांवों में नहीं रहते थे, तो डेली शिकार करना पड़ता था। किसी दिन जानवर को आप खदेड़ रहे हो, किसी दिन जानवर आपको खदेड़ रहा है। तो अलग तरीके का उस समय चैलेंज था, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी अलग तरीके की थी। स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में रह रहे थे। आज विद टाइम पासेस हर चीज में केमिकल, जो चीजें जितनी सुविधापूर्ण हुई है उतना नुकसानदेह भी हो रहा है। आप अर्बन एरिया में जा रहे हो, उसके अपने कंसिक्वेंसेस हैं। तो कोई भी चीज जो अपने साथ अच्छी चीजें ला रही है तो उसे हमें जस्टिफाइड वे में यूज करने की जरूरत है। तो ये एक सैंपल के तौर पे था, आप इनको देखो, राइटिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करो। द मोर यू राइट बेटर इट इज। कोई भी पर्सन जो होते हैं कभी भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जिनके भी सक्सेस हुए हैं, कुछ एक्सेप्शनल भले हैं, बोलेंगे इतना सिंपल था, मैंने कुछ किया नहीं, लिख लिया, लेकिन सबके लिए इतनी आसान नहीं होती है। वो एक्सेप्शनल है। एक एक्सेप्शन होते हैं जो कि ठीक है, हमने कुछ नहीं इसको किया, मजाक में दिया और हो गया। लेकिन जो मेजोरिटी होते हैं उनको काफी मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। बहुत सारे हैं मल्टीपल टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको पैसेंस रखना है, आपको कंटिन्यू लर्न करते रहना है। और राइटिंग करो, लिखो जितना लिख सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास ही टेस्ट लिखो, आप खुद से भी लिखो। जैसे प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर आए हुए हैं उनको लिखो। कोई एडिटोरियल में आपको टॉपिक आ रहा है वो लिखो। रेगुलर बेसिस पे जब आप लिखोगे, रेगुलर बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, शुरू में खराब आपको होगा, शुरू में आपको टाइम ज्यादा, जैसे अभी हमने बोला कि आइडियली आपको 18 मिनट्स में कवर करना है। मे भी शुरू में लिखने लगोगे तो मे बी 30 मिनट्स आपको लगे। कुछ कैंडिडेट शुरू में लिखने लगते हैं तो 40 मिनट्स लगते हैं कि क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, जो लोग भी फिजिकल मेडिकल फिजिकल में जाते हो, तो रिटन क्वालिफाई हुए फिजिकल में गए, कुछ ऐसे लोग होते हैं रनिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। 100 मीटर रेस है, नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। 800 मीटर है, नहीं हो रहा है। लॉन्ग जंप नहीं। लेकिन जब आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते हो, आपकी जब ब्रीदिंग आपका कंट्रोल हो जाता है, जब आप समझ पाते हो, तो उतना डिफिकल्ट जाता है। तो इसमें भी वही है, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।